दोस्तों स्वागत है आपका सूर्या मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक। देखिए, इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 7 तक आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, ये जो आपको आकृति दे रखी है इस आकृति के अकॉर्डिंग, तो आपसे कह रहा है सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, AB और CD इक्वल होगा AD और BC के, AD और BC के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रखा है। देखिए, ये एक वृत्त है और वृत्त के परिगत जो है एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम प्रमेय, आपने अगर प्रमेय का अच्छा सा ज्ञान है आपको तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे प्रमेय 10.2 से 10.2 क्या कहती है? 10.2 ये कहती है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तक की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो D से S तक की दूरी और D से R तक की दूरी इक्वल होगी। C से R तक की और C से Q तक की दूरी बराबर है, और B से Q और B से P तक की दूरी बराबर है। ऐसी A से P और A से S तक की दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। 10.2 से हम कह सकते हैं कि जो D और S है, ठीक है, D और S है वो किसके बराबर होगा? D और R के। ठीक है, और CR, यहाँ से CR जो होगा वो CQ के बराबर होगा, और BP, यहाँ से BP जो होगा ये BQ के बराबर, और यहाँ से AS बराबर होगा AP के। ठीक है, ये कहती है हमारे प्रमेय 10.2। अब देखिए ये पूरी हो गई, और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, यहाँ इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 ये नेम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे यहाँ से DS प्लस CR प्लस BP प्लस AS बराबर, यहाँ से जोड़ेंगे DR प्लस CQ प्लस BQ और प्लस AP। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से DS और AS, यहाँ पर देखिए इसको पहले ठीक करके लिख लेते हैं। DS प्लस AS प्लस CR प्लस BP इक्वल टू DR प्लस CQ प्लस BQ प्लस AP। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें हम DS और AS की, यहाँ से DS और AS ये पूरा मिलकर क्या हो रहा है, ये हो रहा है पूरा A और D। ठीक है, ये पूरा किसके बराबर हो रहा है? AD के। तो यहाँ लिख देंगे हम AB AD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया AD प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है CR, यानी कि CR कहाँ पर है? यह है CR। इस CR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ QC। देखिए CR बराबर कितना है? CQ। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं CQ प्लस यहाँ पर BP, यहाँ आ रहा है BP, तो B और P, और B और P की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BP की जगह पर BQ, तो यहाँ लिख दूंगा मैं BQ बराबर, यहाँ DR आ रहा है। ठीक है, तो DR, D यह है, R यह है, DR और प्लस CQ की जगह लिख सकता हूँ मैं RC, तो आ जाएगा DR प्लस का RC प्लस BQ का BQ ऐसे ही रहे, नहीं BQ की जगह पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PB। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं PB और प्लस ये हो जाएगा AP। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, ये AD तो ऑलरेडी बन चुका है, AD। यहाँ से CQ और BQ, देखिए CQ कहाँ पर है? CQ और BQ ये मिलकर क्या बना रहा है? ये बना रहा है पूरा B और C। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BC बराबर, यहाँ से DR और RC, DR और RC मिलाकर क्या बन रहा है? ये DC, तो लिख देंगे DC प्लस PB प्लस AB, यानी कि PB और A और P दोनों मिलकर AB बना रहा है, तो यहाँ लिख देंगे A और B। तो हमने यहाँ से देखा कि ये जो हमारी AB लाइन है, AB प्लस CD, ठीक है, बराबर किसके आ रही है? यहाँ से आ रही है AD
प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों एक वृत्त पर समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, इस पर बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। एक्स वाई को ए, एक्स और वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है ए ओ बी 90 होगा, यानी ए ओ बी जो होगा ये जो होगा कोण ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो देखिए इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसका चित्र बना देता हूँ पहले। एक वृत्त हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है और एक स्पर्श रेखा सीधे यहाँ से जा रही है। ठीक है, स्पर्श करती हुई यहाँ पर, और यहाँ से पी ओ क्यू एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ से एक रेखा जा रही है सी पर स्पर्श कर रही है ए और बी। ठीक है, यहाँ से ओ ए और ओ बी। ठीक है, ये मैंने आपको चित्र बना दिया। अब देखिए इस चित्र में हमसे ये कह रहा है कि ये जो होगा ये हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है ए ओ बी। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री पर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए इस चित्र में हम ओ से सी को मिला देंगे। ठीक है, ओ से सी को मिला देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्ञात करना है कि जो एंगल होगा ए ओ बी वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम हल कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ से त्रिभुज देखिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम इसमें देखिए क्या काम करते हैं कि अच्छा यहाँ देखिए प्रमेय अगर बात करें हम, प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक की जो दूरी होती है, यानी कि स्पर्श रेखा तक जो लाइन खींची जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं 10.1 के अनुसार जो आपका कोण P होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो कोण आपका C होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, और कोण Q जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से 10.1 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हल में हम त्रिभुज ले सकते हैं। यहाँ से ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए में देखिए इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूफ कर सकते हैं। तो सर्वांग सम कर लेते हैं। सर्वांग सम प्रूफ करके देखिए क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो हमारे एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं हम। ऐसे ही ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी अगर पी ओ क्यू एक लाइन है ना, तो ये सबका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग सम में प्रूफ करना है, देखिए क्या क्या इक्वल है। यहाँ से ओ पी बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ये हो गई वृत्त की त्रिज्याएँ। ठीक है, और यहाँ से ओ ए जो होगा वो ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि ये हो गई उभयनिष्ठ। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल पी है वो एंगल सी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम रूल लगा सकते हैं बाई आर एच एस नियम से। ठीक है, आर एच एस क्या होता है, आर फॉर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि 90 डिग्री का कोण, और हाइपोटेनियस कर्ण, और साइड यानी भुजा। इस नियम से क्या होता है कि जो त्रिभुज हमारा बना लिया था हमने ओ पी ए, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी ए के। ठीक है, और जब सर्वांग सम हो जाता है तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं कि जो हमारा जो एंगल है पी ओ ए, ठीक है, एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ सी के।
AOC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और एंगल ले सकते हैं। देखिए इन दोनों एंगलों में हम ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो एंगल COB होगा, एंगल COB वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BOQ के बराबर, BOQ के बराबर। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली समीकरण, ये हो गई दूसरी समीकरण, इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना, देखिए हम लिख सकते हैं यदि आपको दे रखा है, यदि POQ एक रेखा है, ठीक है, अगर रेखा है तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर POQ एक रेखा होती है तो इसके सारे जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है। देखिए ये इसके जितने भी ये कोण बन रहे हैं ना, ये सारे जो कोण होते हैं ये कितने होते हैं, 180 के डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ, एंगल आपका POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सारे मिलाकर कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हमारी जो समीकरणें आई हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखा लेता हूँ मैं, जो हमारी दो समीकरणें आई हैं, इन्हीं समीकरण से हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका POA आ रहा है, ठीक है, POA को हम क्या लिख सकते हैं, POA को लिख सकता हूँ मैं AOC, तो यहाँ लिख दूंगा मैं AOC प्लस AOC, ये वाला ऑलरेडी हमें दे रखा है। ऐसे ही हमारा एंगल है COB, ठीक है, इसको मैं यही रहता हूँ COB प्लस ये जो BOQ आ रहा है, BOQ इसको मैं लिख सकता हूँ COB, तो इसको लिख देता हूँ मैं COB बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें केवल कैलकुलेट करना है, ये मिलकर हो जाएगा 2 एंगल AOC प्लस ये भी हो जाएगा 2 एंगल COB इक्वल टू 180, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे और जो एंगल AOC प्लस एंगल COB है ये हो जाएगा 180 के बराबर, और एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2, 2 से 180 जाएगा 90। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इनका योगफल 90 डिग्री। अब आ जाइए चित्र में, चित्र में AOC और BOC इन दोनों का योगफल कितना था, 90 का। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या लिख सकता हूँ, AOB, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AOC बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा था एंगल AOB, AOB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इजी तरीके से हो जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, कैलकुलेशन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ये कह रहा है कि एक वृत्त खींच लेते हैं, ये हो गया एक वृत्त, और इस वृत्त से एक बाह्य बिंदु मान लीजिए ये P हो गया। ठीक है, इस बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये हो गई मान लीजिए स्पर्श रेखाएं, और ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से इन दोनों स्पर्श रेखा को मिला देते हैं, ये O हो गया, इसको A और B मान लेते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा था कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाएं ये हो गई, इनके बीच का कोण जो है वो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रही इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी कि जो केंद्र पर आंतरिक कोण है इसका संपूरक होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये भी इजी है। देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि प्रमेय कौन सी वाली लगेगी यहाँ पर, 10.1 के अनुसार देखिए 10.1 के अनुसार क्या होगा, जो हमारा एंगल A होगा और एंगल B होगा वो दोनों 90 डिग्री होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ से AOBP ये क्या बना रहा है, एक चतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज
ए ओ बी पी में, इस पूरे चतुर्भुज में इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 300, चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ से हम देखिए क्या कर सकते हैं, जो एंगल ए है प्लस ओ प्लस बी प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा? ये सारे एंगल ये हो जाएंगे 360 के इक्वल। यहाँ से ए एंगल है 90 डिग्री प्लस ओ प्लस बी है यहाँ पर 90 डिग्री प्लस पी बराबर हो जाएगा 360 के। तो ये हो जाएंगे पूरे एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180 बराबर 360 हो जाएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी जो होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 180। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ और पी, एंगल ओ कौन सा था? ये है, और एंगल पी ये है, दोनों कितने हो गए? 180। और 180 जब हो जाते हैं तो वो कौन सा होता है? संपूरक होता है। ठीक है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 होता है तो वो संपूरक होता है, और जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा होता है? पूरक कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो लिख देंगे अतः केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक है। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमें इसमें करना था 10 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन में हमें क्या करना है। 11 क्वेश्चन भी इजी है। 11 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, देखिए 11 का हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। पहले ये हो गया एक वृत्त। ठीक, इस वृत्त के परिगत देखिए, यहाँ से इस वृत्त के परिगत एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक यहाँ से इसको स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ये हो गया ए बी सी और डी, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि वृत्त के परिगत ये जो आपका चतुर्भुज बना है, ठीक है, वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज कौन सा है? जिसकी सारी भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। तो ये हमें करने के लिए क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है। इसके परिगत जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होगा तो यहाँ से जो इसकी ए बी भुजा है वो किसके? सी और डी के बराबर होगी, और ए और डी जो है ये ए और डी, ये ए डी किसके? बी और सी के बराबर होगी। ये हमें दिया है। ठीक है, इसका भी यूज़ कहीं ना कहीं हो जाएगा, हम देख लेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें दिखाना है, देखिए हमें जो दे रखा है ये दे रखा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। हमें आमने सामने की इसकी भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाली जो ए बी भुजा है ये भुजा या तो बी सी के बराबर हो जाए, या फिर ये जो डी सी आ रही है ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाए। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो यहाँ पर ये सारे चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ लगेगी प्रमेय 10.2 के अनुसार। अगर 10.2 की बात करूँ तो 10.2 ये कहती है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तक की दूरी बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ इसको मैं बोल दूँ पी क्यू आर एस। तो यहाँ से देखिए ए पी बराबर किसके होगा? ए एस के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही बी पी बराबर होगा बी क्यू के, और यहाँ से सी क्यू बराबर होगा सी आर के, और डी एस बराबर होगा डी आर के। ठीक है, ये थी आपकी पहली समीकरण, ये दूसरी, इसको तीसरी बोल देते हैं, चौथी, पांचवी और ये छठी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? समीकरण 3, 4, 5 व 6 को
जोड़ने पर। ठीक है, इन सारी समीकरणों को हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी समीकरण है ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस का डी एस बराबर हो जाएगा ए एस प्लस का पी क्यू प्लस का सी आर प्लस का डी आर के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपकी ए और पी आ रही है, ठीक है, ए पी इसको मैं लिख सकता हूँ ए एस। ठीक है, क्योंकि ए पी और ए एस बराबर है ए एस, प्लस यहाँ बी पी आ रहा है, इसको बी पी ही लिख देते हैं, बी और पी। ठीक है, बी पी को बी पी लिख देते हैं, प्लस यहाँ से आ रहा है आपके पास सी और क्यू। ठीक है, तो सी क्यू यहाँ पर है सी और क्यू प्लस का डी और एस, तो डी और एस। ठीक है, तो सी क्यू और डी एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सी और क्यू आ रहा है, इस सी क्यू को मैं लिख सकता हूँ सी आर। ठीक है, तो लिख दूंगा सी आर, प्लस डी एस आ रहा है डी और एस, इस डी एस को क्या लिख सकता हूँ डी और आर, यहाँ लिख दूंगा डी और आर, इक्वल टू ए एस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ए एस को ए और एस, ए एस को लिख सकता हूँ ए पी, तो लिख देंगे ए पी, प्लस डी आर। ठीक है, डी आर को मैं लिख दूंगा डी एस, सो आ गया डी एस, प्लस आपके पास बचा है बी क्यू, तो इसको लिखेंगे हम बी और क्यू लिखा है तो लिखेंगे बी क्यू, प्लस सी आर आ रहा है तो सी आर को लिख देंगे सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए एस और बी क्यू, ए एस और बी पी, ए एस और बी पी कहाँ पर है, ए एस और बी पी नहीं, यहाँ पर ए एस नहीं, इसको ए पी ही लिखेंगे। ठीक है, इसको ए पी ही रहने देते हैं, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी ये दोनों मिलकर बना रहा है ए बी, तो इसको लिख देंगे ए बी, प्लस सी आर प्लस डी आर, यहाँ पर सी आर डी आर कहाँ पर है, यहाँ सी आर और डी आर ये मिलकर बना रहा है डी और सी। ठीक है, यानी कि सी डी। ठीक, इसने बता दिया सी डी, और इक्वल टू ए पी और डी एस, यहाँ से ए पी और डी और एस, देखिए ए पी को मैं लिख सकता हूँ ए एस और ये, तो ये दोनों मिलाकर बना देंगे ए और डी, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, बी क्यू प्लस का सी क्यू, यहाँ बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर बना रहा है बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से जो आपकी जो दो इक्वेशन बनी थी ऑलरेडी, यहाँ पर ये ए बी को मैं लिख सकता हूँ सी डी। ठीक है, तो ये ए बी को लिख दूंगा मैं सी डी, और यहाँ पर सी डी ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू ए डी। अब देखिए ए डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी, तो यहाँ से ए डी को लिख दूंगा मैं बी सी, प्लस बी सी ऑलरेडी है, तो ये हो गया टू सी डी इक्वल टू टू बी सी, यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर सी डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगी आपकी 7। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से दिखाता हूँ। अब जो आपकी है समीकरण 1, 2 व 7 से, देखिए ए बी किसके सी डी के बराबर, ये ए और बी जो है ये किसके बराबर है, सी और डी के बराबर है, और जो सी और डी है ये किसके बी सी के बराबर है, ये आ गया बी सी, और यहाँ से बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी, और यहाँ से ए और डी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये सारी आपस में इक्वल हो जाएगी, अतः हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो जाएगा एक सम चतुर्भुज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 12 में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये जो है पूरा आपको फिगर दे रखा है, इसमें इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी बी और डी और डी और सी की लंबाइयाँ 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजा ए बी और ए सी आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका एक वृत्त, यहाँ से इन्होंने बनाया है एक त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ से स्पर्श करेगा, यहाँ से इस बिंदु को
स्पर्श करेगा। ठीक है, यहाँ से जा रहा है। अब देखिए ये हो गया वृत्त का केंद्र O। ठीक है, यहाँ से आपको D हो गया और C, B और A। ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और यह है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लगाएंगे हमारी प्रमेय 10.2 से। ये प्रमेय क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तक की दूरी बराबर होती है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। और ये दोनों हमें दूरियां पता नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको भी मान लेंगे हम x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये आपके वृत्त देखिए, अगर इस वाली रेखा की बात करूँ तो ये जो है ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ऐसे इस वाली रेखा से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हो गई वृत्त की 3 त्रिज्याएं। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेरे पास पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए फिर मैं इससे हमने क्या निकाला, फिर मैं से इसको मैं नाम दे देता हूँ P, Q और यहाँ पर D ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर मैं 10.2 से ये जो C और P बनेगा, ठीक है, PC ये बनेगा 6 सेंटीमीटर और यहाँ से BQ बनेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन जाएगा फिर मैं 10.2 से। और यहाँ से हम मान लेंगे कि माना AP और AQ ये है x सेंटीमीटर, ये हम मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं यहाँ से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं निकालूं यहाँ से, बात करें अगर हम प्रथम त्रिभुज की, प्रथम त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज जो है प्रथम त्रिभुज। अगर इसकी बात करें और निकालें हम प्रथम, यहाँ से दिखेगा आपको प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है यहाँ पर AC, AC हो गया आधार, गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी, ये H OP, तो हो जाएगा 1/2 इंटू में AC कितना दे रखा है, AC A है, ये 6 है, ये x है, तो कितना हो जाएगा 6 + x हो जाएगा और इंटू में DP ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 12 + 2x। ये आ गई आपकी पहली समीकरण। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणा आधार। इसका आधार कितना हो जाएगा 6 + 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 गुणा, ये आपको ऊंचाई दे रखी है 4, तो 2 से काट लेंगे तो 2 बार, 7 दूनी हो जाएगा, वो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा। ऐसे ही तीसरे के लिए तृतीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो तृतीय त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 गुणा, इसका आधार कितना है 8 और x। ठीक है, 8 + x, तो ये हो जाएगा 8, लिख देंगे 8 + x और इंटू में 4, तो 2 से फिर से कटेगा 2 बार और 2 अट्ठे हो जाएगा 16 + का 2x। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा आपका समीकरण। अब क्या करेंगे, यहाँ से पूरे त्रिभुज का निकालें, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जोड़कर। तो पहला त्रिभुज कितना था 12 + का 2x, प्लस दूसरा था 28 और तीसरा कितना था 16 + का 2x। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 12 और 28 कितना हो जाएगा 40, 40 और 16 हो जाएगा 56, तो यहाँ आ जाएगा 56
प्लस 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x। कॉमन कितना आ जाएगा 4, बचेगा आपके पास 14 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम कह देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए ये आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या काम करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, मेन चीज़ है हमारी x का मान। जब हम x का मान निकालेंगे तो जब इसमें लगाएंगे तो हम a और c का मान भी निकाल सकते हैं, a और b का मान भी निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ है x निकालना। अब यहाँ पर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जो हमें फॉर्मूला दे रखा था। अगर मैं यहाँ बात करूँ हीरोन के सूत्र की, ठीक है, यहाँ पर अगर लगाऊँ मैं हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र में मुझे s चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम हीरोन के सूत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए हीरोन का सूत्र में क्या करते हैं हम, हमें पता होना चाहिए s क्या होता है। ठीक है, तो s जो होता है वो होता है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे आएगा, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं हम s का मान। तो हमें जो पहली भुजा दे रखी है वो दे रखी है 6 प्लस x, दूसरी दे रखी है 6 प्लस 8 यानी कि 14, और तीसरी भुजा है 8 प्लस x। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 6 14 और 6 कितना हो गया 20 और 8 28, तो 28 प्लस का 2x अपॉन में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 14 प्लस का x, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो s का जो मान आएगा वो आएगा 14 प्लस का x। ठीक है, ये s का मान आ गया। अब देखिए सूत्र क्या कहता है हीरोन का, तो यहाँ से लगाएंगे हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने हीरोन का सूत्र इससे पहले वाले चैप्टर में आसानी से किया होगा। तो इसमें देखिए एस का मान आ रहा है, तो एस का मान कितना है 14 प्लस का एक्स लगा देंगे। ठीक है, इनटू में क्या आ रहा है एस माइनस ए। ठीक है, तो एस माइनस ए, एस कितना है हमारे पास 14 प्लस का एक्स है, और माइनस ए की बात कर रहा है, तो ए हमारे पास कौन सी भुजा है, यहाँ ले सकते हैं 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, ये पहला आ जाएगा, और दूसरा आएगा एस माइनस बी, यानी कि ये हमारे 14 प्लस का एक्स ऐसे रहेगा, माइनस करेंगे बी कितना है हमारे पास 14 है दूसरी भुजा, और तीसरा अगर देखें तो तीसरे में भी यही आएगा 14 प्लस का एक्स, और माइनस कर देंगे, आपके पास तीसरी भुजा है 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये सब रूट के अंदर चल रहा है। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 14 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इनटू में जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें कितना आएगा, देखिए 14 में से 6 जाएगा, बचेगा आपके पास 8, और x से x कट जाएगा। ठीक, दूसरे में बात करें तो 14 से 14 कट गया, आपके पास बचा x, और तीसरे की अगर बात करें तो x से x कट गया, 14 में से 8 गया, बचा आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बच रहा है रूट में 14 प्लस एक्स, और इंटू में 8 6 48 एक्स। ठीक है, ये आपके पास बच रहा है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ समीकरण 4 थी, ये आ गई आपकी 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये भी है, तो इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से दोनों को बराबर रखेंगे 4, और यहाँ 14 प्लस का एक्स बराबर में रूट में आपको दे रखा है 14 प्लस एक्स और 48 एक्स। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 48 एक्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 4 चौक हो जाएगा 16, और ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस का एक्स, बचेगा 48 एक्स। तो यहाँ से देखिए 14 प्लस एक्स से इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, और 16 से हम 48 काट से अब क्या होगा, यहाँ से 3x माइनस का x बराबर हो जाएगा 14, और बचेगा आपके पास 2x बराबर 14, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास x का मान आ गया, अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था AB की लंबाई।
ठीक है। तो ए बी की लंबाई अगर देखें हम चित्र के अंदर, तो ए बी कितनी आ रही है आपके पास 6 प्लस का एक्स, सॉरी ए बी, ए और बी, ए बी आ रही है आपके पास एक्स प्लस 8, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स प्लस का 8, तो एक्स की जगह आप आया है 7, तो आ गया 7 प्लस का 8, तो 7 और 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको ए सी निकालना था, तो ए सी होगा आपका एक्स प्लस का 6, तो एक्स की वैल्यू 7 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो एक के आगे 15, एक के आगे 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 सूत्र यूज़ हुए हैं, एक हीरोन का और एक जो इसका बेसिक सूत्र होता है। इन दोनों सूत्र की हेल्प से हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है और दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 13 क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त हो गया, इसके परिता हमने एक चतुर्भुज खींच लिया। अब यहाँ पर इसमें वृत्त का केंद्र O है, और अगर मैं बात इनको जो है पॉइंट देता हूँ स्पर्श बिंदु को P Q R S, ठीक है। और यहाँ से जो केंद्र हमारा ये हो गई वृत्त की त्रिज्याएँ, ठीक है, ये त्रिज्याएँ हो गई। और यहाँ से मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, ये सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ से मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 के बराबर होगा। यानी कि दोनों क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक तभी होंगे जब इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो यहाँ टोटल कितने कोण है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 कोण है, ठीक है। अब इन 8 कोणों का योगफल कितना होगा, 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कोई भी दो एंगल लेता हूँ। देखिए पर मैं जो है 10.1 उसके अनुसार तो ये जो होगा और ये होगा दोनों 90 होंगे। यहाँ से ये दोनों कोण 90, यहाँ से ये दोनों कोण 90 और यहाँ से ये भी दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि त्रिभुज, अगर मैं त्रिभुज ले लूँ यहाँ से इस वाले में बी ओ, इसको मान लीजिए ओ है ये बिंदु, ठीक है, ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी बी व त्रिभुज ओ क्यू बी में अगर मैं इन दोनों का त्रिभुजों का सर्वांग सम कर दूं और इन दोनों को बराबर रख दूं, तो देखिए क्या होगा। यहाँ से मैं एंगल पी को एंगल क्यू के बराबर ले सकता हूँ क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और यहाँ से ओ पी बराबर ले सकता हूँ मैं ओ क्यू के, क्योंकि ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या मैंने आर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से एक साइड आपकी कॉमन आ रही है, कौन सी वाले आ रही है, ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, ये आ गई आपकी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो जो त्रिभुज आपका ओ पी बी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू बी के। तो यहाँ से हम बाई सी पी सी टी, देखिए ये जो हुआ है ये कौन से रूल से हुआ है, आर एच एस रूल से, ठीक है। यहाँ सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा बनेगा पी ओ बी वो बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू के। यह हमने निष्कर्ष निकाल लिया, यानी कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ये पहले समीकरण। इसी प्रकार इसमें 1 2 हो गया, इसमें कौन सा हो जाएगा 3 और 4, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और एंगल यहाँ से 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 7 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा 360 के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं अतः एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 और एंगल 8 कितने के बराबर 360 के। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो एंगल 1 आ रहा है इस एंगल 1 को तो हम रख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 1 किससे, पहले समीकरण से, तो एंगल 1 लिख देंगे। एंगल 3, इस एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से लिख दूंगा एंगल 4 और यहाँ ऑलरेडी एंगल 4 दे रखा है। और इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 ही लिखूँगा। और जो मेरे पास जो 6 आ रहा है इस 6 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 7 आ रहा है,
इस एंगल 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 8 लिख सकता हूँ, और एंगल 8 ऑलरेडी है, इक्वल टू आ जाएगा 360। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2a प्लस का 2 एंगल 4 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस का 2 एंगल 8 इक्वल टू 360। सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, और एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 360 के, और यहाँ से एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 जो होगा वो हो जाएगा 360/2, यानी 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस का 4 प्लस एंगल 5 प्लस का एंगल 8 इक्वल टू 180। और जब ये चारों कोण, चारों का मतलब कौन सा है, देखिए 1 4 5 8, ये रहा आपका 1 4 5 और 8। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए एंगल जो मेरे पास बन रहा है, एंगल 1 ये वाला और एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। यही वही बात है पूरी, ठीक है। तो 1 और 8 कौन सा था, देखिए 1 और 8 ये था, यानी कि ये वाला, और 4 और 5 कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला। तो इन दोनों का योगफल कितना आ गया, 180 आ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका था पार्ट, आपका पार्ट जो 2 था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको बोरिंग सा लगे, लेकिन इसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 या 2 बार देखिए, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अगर आपको प्रमेय 10.1 और 10.2 अच्छे से आती है तो आप इसको पूरी प्रश्नावली को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।